नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज का यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है फलादेश के दृष्टि से। प्रिय दर्शकों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि ग्रह जन्म कुंडली में बैठकर कितना प्रभाव देते हैं और उसी अवस्था का ग्रह जन्म कुंडली के अलावा अन्य वर्गों में बैठकर कितना प्रभाव देते हैं। अन्य वर्ग का मतलब हो गया जन्म कुंडली के अलावा होरा, दृष्टांत, सप्तमांश, नौमांश आदि जो वर्ग हैं, यानी जो अन्य कुंडलियां हैं, उन कुंडलियों में ग्रह कितना प्रभाव देते हैं। अवस्था सेम होगा, यानी जन्म कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है तो उसका कितना प्रभाव होगा, और उसी उच्च की अवस्था जब अन्य वर्गों में बने, जैसे होरा में बन जाए, नौमांश में बन जाए, सप्तमांश में बन जाए, तो ग्रह कितना प्रभाव देते हैं यह समझेंगे। साथ ही साथ हम नौमांश कुंडली का महत्व समझेंगे कि जो नवांश या नौमांश कुंडली है, इसको आप नवांश कहिए या नवमांश कहिए, इस कुंडली का क्या महत्व है। इस कुंडली के बारे में कुछ आचार्यों का जो मत है वह अलग है, वह क्या है ये भी बात समझेंगे। साथ ही साथ इस नौमांश का महत्व फलादेश में कितना है, किस प्रकार से है, क्यों है, इन सब बातों को आज के क्लास में हम विस्तार से समझेंगे। और प्रभाव कितना होगा जन्म कुंडली में और अन्य वर्गों में ग्रहों का, उसे हम परसेंटेज के हिसाब से भी आज निकाल कर आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले नोट करिए कि ग्रह जन्म कुंडली में और अन्य वर्गों में जो प्रभाव देते हैं, तो अन्य वर्ग कितने प्रकार का है। आज मैं आपको इतना बता दूं, अन्य वर्गों के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन से वर्ग हैं। आज इस क्लास में आप यह समझिए कि जन्म कुंडली के अलावा 16 प्रकार के वर्ग होते हैं, जिन्हें षोडश कुंडली कहा जाता है। 16 प्रकार के वर्ग बनते हैं। इसके बाद 10 प्रकार का वर्ग बनता है, जिसे 10 वर्ग कुंडली कहा जाता है। 7 प्रकार का वर्ग बनता है, 6 प्रकार का वर्ग बनता है। यानी जन्म कुंडली के अलावा 16 प्रकार की कुंडलियां, 10 प्रकार की कुंडलियां, 7 प्रकार की कुंडलियां और 6 प्रकार की कुंडलियां बनती हैं। जैसे 16 प्रकार की जो कुंडली बनेगी उसे षोडश वर्ग कहा जाता है। 10 प्रकार की कुंडली को 10 वर्ग कहा जाता है। 7 प्रकार की जो कुंडलियां बनेगी उन्हें सप्त वर्ग कहा जाता है और 6 प्रकार की कुंडलियों को षड वर्ग कहते हैं। षड वर्ग का मतलब हो गया, षड मतलब 6 वर्ग, सप्त मतलब 7 वर्ग, सप्त वर्ग 10 वर्ग के लिए 10 आता है, 10 वर्ग 16 वर्ग के लिए षोडश वर्ग आता है। तो जन्म कुंडली में बैठा हुआ ग्रह जितना प्रभाव देगा, वही ग्रह जब इन वर्गों में बैठ जाए, 16 वर्गों में से किसी भी वर्ग में बैठे, तो उस ग्रह का कितना प्रभाव होता है आप नोट करिए। इसके संदर्भ में ज्योतिष शास्त्र में हमें सूत्र मिलता है, क्षेत्रेषु पूर्ण मुदितम फलम अन्य वर्गेषु वर्धम। इस श्लोक को, इस सूत्र को आप लिखिए, मैं यहां लिख रहा हूं। क्षेत्रेषु, सबसे पहले समझिए, क्षेत्रेषु का मतलब हो गया जन्म कुंडलीषु, यानी जन्म कुंडली में पूर्ण मुदितम, पूर्ण मुदितम फल मन्य वर्गेश्वरधम। ये आपको इतना ध्यान रखना है। देखिए यहां संधि है, मैं संधि विच्छेद करके आपको बताऊंगा। क्षेत्रेषु यानी जन्म कुंडलीषु, जन्म कुंडली में पूर्ण मुदितम फलम, ग्रह का फल पूर्ण होता है। लेकिन आगे कहा अन्य वर्गेश्व अर्धम, यहां है अन्य, अन्य हो गया, ये है वर्गेशु यानी अन्य वर्गों में। अर्धम मतलब आधा, अर्धम मतलब आधा फल। यानी जन्म कुंडली में जिस अवस्था का ग्रह पूर्ण फल करेगा, उसी अवस्था का ग्रह जन्म कुंडली के अलावा जब अन्य वर्ग में बैठे, अन्य किसी कुंडली में बैठे, तो वह आधा फल करेगा। जैसे मान लीजिए जन्म कुंडली में कोई उच्च का ग्रह है, जैसे मान लीजिए जन्म कुंडली में कर्क राशि में बृहस्पति बैठे हैं, तो ये बृहस्पति जन्म कुंडली में जितना फल करेंगे, उससे आधा ही अन्य वर्गों में जब वह उच्च के होंगे तो उनका प्रभाव होगा। यही यह सूत्र कह रहा है कि जन्म कुंडली में बैठा ग्रह जिस अवस्था में भी बैठे, वो उस अवस्था में बैठकर जितना प्रभाव देगा, उसी अवस्था का वो ग्रह अन्य वर्गों में जब बैठेगा तो उसका प्रभाव हमें आधा समझना चाहिए। क्षेत्रे सुपूर्ण मुदितम फलम अन्य वर्गेश्व अर्धम, यानी अन्य वर्गेशु अर्धम यानी आधा प्रभाव हो जाता है।
यानी जन्म कुंडली के अलावा जो 16 प्रकार के वर्ग हैं, आप 16 प्रकार नोट करके चलिए, क्योंकि जितने भी वर्ग इससे अलावा हैं सब 16 के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे 16 में 10 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, तो इन्हीं 16 में से कुछ वर्ग हटते चले जाएंगे। 16 में से 6 वर्ग कम हो जाएंगे तो 10 वर्ग की कुंडली हो जाएगी, 10 में से 3 वर्ग कम होंगे तो सप्तवर्ग की कुंडली हो जाएगी, और 7 में से 1 वर्ग कम होगा तो 6 वर्ग की कुंडली, षडवर्ग की कुंडली हो जाएगी। तो इन 16 वर्गों में ग्रह आधा प्रभाव देते हैं। कब? वो ऐसा ग्रह जो जन्म कुंडली में उसी अवस्था का बैठकर पूरा फल करेगा, जितना फल करेगा उस फल का आधा प्रभाव उस अवस्था में ग्रह का अन्य वर्गों में हो जाता है। यानी होरा, दृष्टांश, सप्तमांश, नवमांश, षष्ठ्यांश, षोडशांश, द्वादशांश, अन्य जितने वर्ग हैं 16 प्रकार के, इन वर्गों में उसका प्रभाव आधा हो जाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में एक और कथन है कि 16 वर्गों के अलावा 3 ऐसे वर्ग हैं जिनमें ग्रह का प्रभाव चौथाई हो जाता है, यानी आधा से भी कम हो जाता है। अब ये चौथाई कितना प्रभाव होगा, आधा कितना होगा, पूर्ण कितना होगा, ये मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप नोट करिए कि वो 3 वर्ग कौन सा है। तो इसके अलावा जो 3 वर्ग हैं उनमें ग्रहों का प्रभाव चौथाई हो जाता है। और चौथाई का प्रभाव कितना होता है परसेंटेज में आपको सब कुछ यहाँ बताने वाला हूं। तो वो कौन से वर्ग हैं उसका आप सूत्र नोट करिए। कहा कला दशम षष्ठी लवेशु पादम, कला दशम षष्ठी लवेशु पादम, इसका मतलब हो गया कला यानी कलांश कुंडली, जिसे षोडशांश कहते हैं। जैसे षोडशांश, षोडशांश कुंडली जिसको कलांश कुंडली भी कहा जाता है। 16 प्रकार में एक वर्ग है, ये 16 प्रकार के जो वर्ग हैं उसमें एक वर्ग होता है। दूसरा कहा दशम, दशम का मतलब हो गया दशमांश कुंडली, दशमांश कुंडली। और षष्ठ लवेशु पादम, षष्ठी लवेशु पादम जो है, पादम का मतलब हो गया चौथाई भाग, और षष्ठी लवेशु का मतलब हो गया षष्ठ्यंश कुंडली, षष्ठ्यंश कुंडली, षष्ठ्यंश कुंडली। इन तीनों कुंडलियों का नाम मैं यहाँ अलग अलग करके लिख देता हूं, यहाँ आप ये ध्यान रखिए। सबसे पहले तो हो गया कलांश कुंडली, जिसको क्या कहते हैं, षोडशांश कुंडली कहते हैं, ठीक। दूसरा नंबर पे है दशमांश कुंडली, और तीसरा है षष्ठ्यंश कुंडली। ये 3 जो कुंडली है, जब इनमें ग्रह बैठते हैं तो इनका जो प्रभाव होता है वह कितना होता है, तो चौथाई मात्र हो जाता है, यानी आधा से भी आधा प्रभाव समझना चाहिए। यही कहा कला दशम षष्ठी लवेशु पादम। अब यहां आप समझिए कि जन्म कुंडली में जो ग्रह जिस अवस्था में जितना फल करेगा, ठीक उसी अवस्था में अन्य वर्गों में आधा फल करेगा, और अन्य वर्गों में जो ये 3 वर्ग हैं इनमें चौथाई मात्र फल करेगा। तो इसको आप परसेंटेज से कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए कोई ग्रह जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली में जिस अवस्था में बैठा है उस अवस्था में ये 100% प्रभाव दे रहा है, यानी पूर्ण प्रभाव। तो उसी अवस्था का ग्रह जब अन्य वर्गों में बैठेगा, अन्य वर्ग यानी 16 प्रकार के जो वर्ग हैं उन अन्य वर्गों में जब बैठेगा, अन्य वर्ग में, तो ये 50% प्रभाव देगा। लेकिन कहा कि इन अन्य जो 16 प्रकार के वर्ग हैं उनमें से जो 3 प्रकार के वर्ग हैं, कौन कौन से, कलांश, दशमांश और षष्ठ्यंश, इन 3 वर्गों में ये ग्रह 25% फल करेगा। अवस्था सेम रहेगा, जिस अवस्था का ग्रह जन्म कुंडली में 100% देगा उसी अवस्था में यदि अन्य वर्गों में बैठ जाए तो 50%, और इन 16 वर्गों के अलावा ये जो 3 वर्ग मैंने आपको बताया, कलांश, दशमांश और षष्ठ्यंश, इनमें 25% ये प्रभाव करते हैं। अब प्रिय दर्शकों, एक वर्ग आता है नवांश, जिसको नवमांश भी कहते हैं। ये भी जन्म कुंडली के अलावा एक अन्य वर्ग हुआ। तो इसमें भी ग्रह का प्रभाव कितना होना चाहिए, तो 50% होना चाहिए। यानी कोई ग्रह जन्म कुंडली में बैठकर जितना प्रभाव करेगा, ठीक उसी अवस्था में यदि नवमांश में बैठ जाए तो इसका प्रभाव 50% हो जाएगा, जो अभी आपने सूत्र पढ़ा। लेकिन कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों ही कुंडली से समान रूप में फल विचार करना चाहिए। अर्थात नवमांश में बनने वाले जो ग्रह योग है वह लग्नवत ही फलदायी है, लग्न कुंडली के हिसाब से ही समझना चाहिए। यानी नवमांश कुंडली और लग्न कुंडली को दोनों को बराबर महत्व देना चाहिए, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है।
उनका मानना है कि जन्म कुंडली में मान लीजिए कोई ग्रह उच्च का बैठा है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में उच्च के समान मिलेगा। लेकिन मान लीजिए वही ग्रह कोई ऐसा ग्रह है जो जन्म कुंडली में उच्च का नहीं है और नवमांश कुंडली में उच्च का हो जाता है, तो ऐसा माना जा रहा है कुछ आचार्यों द्वारा कि वह नवमांश में उच्च का ग्रह भी हमारे जीवन में उतना ही प्रभाव देगा जितना वह लग्न कुंडली में उच्च के होकर प्रभाव देगा। यानी दोनों ही कुंडलियों का प्रभाव हमें एक समान समझना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं करना है कि यहाँ पूर्ण फल और यहाँ 50% आधा फल। नवमांश के संदर्भ में वह कहते हैं, क्या सूत्र है, सूत्र भी आइए चलिए हम नोट कर लेते हैं। ये कुछ आचार्यों का मत है, सभी आचार्यों का नहीं है। कह रहे हैं राशि भाव तुल्यम नवांशस्य फलम। यहां मैं लिख देता हूं राशि भाव तुल्यम, राशि भाव तुल्यम नवांशस्य फलम। यानी राशि भाव तुल्य का मतलब हो गया जन्म कुंडली के तुल्य नवांश का फल। आइए उदाहरण से भी यहां समझेंगे, लेकिन आप समझ जाइए कि जन्म कुंडली में ग्रहों का जिस प्रकार से आप फल निकाल रहे हैं, जिस अवस्था में ग्रह बैठकर जितना फल कर रहे हैं, उतना ही आप नवमांश कुंडली का भी प्रभाव समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए जन्म कुंडली में बृहस्पति उच्च के हैं तो हमारे जीवन में बृहस्पति का प्रभाव उच्च के समान मिलेगा। लेकिन वही बृहस्पति जन्म कुंडली में उच्च के नहीं है लेकिन नवमांश कुंडली में उच्च के हैं। जन्म कुंडली में नहीं है, नवमांश में है, लेकिन नवमांश में होने के बावजूद भी उस बृहस्पति का प्रभाव हमें 100% नोट करना है, न कि 50%, क्योंकि राशि भाव तुल्यम नवांशस्य फलम। यानी जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों का प्रभाव हमें सेम नोट करना है, पूर्ण फल ही होगा हमारे जीवन पर, ऐसा कुछ आचार्यों का मानना है। क्योंकि जन्म कुंडली के अलावा ये नवमांश एक अन्य वर्ग हो जाएगा जिसमें सूत्र के हिसाब से अगर वह सूत्र आप लागू करिए क्षेत्रेषु पूर्णमुदितं फलम अन्य वर्गेष्वर्धम, इस हिसाब से नवमांश में बनने वाला ग्रह योग भी हमें कितना प्रभाव देगा, 50%। लेकिन कुछ आचार्य मानते हैं कि नहीं यह 50% नहीं, आधा नहीं। जैसे जन्म कुंडली में पूरा प्रभाव मिलता है वैसे ही नवमांश में भी बनने वाले ग्रह योग का प्रभाव हमारे जीवन में पूरा का पूरा मिलेगा। आइए उदाहरण से समझिए। मान लेते हैं कि जन्म कुंडली कर्क लग्न की है तो यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ये कर्क लग्न की कुंडली हो गई। अब एक नवमांश कुंडली बना लेते हैं, ये वर्ग नवमांश का हो जा रहा है। ये केवल नवमांश के संदर्भ में मतभेद है, मतांतर है। बाकी अन्य वर्गों में से 16 वर्ग में से 3 वर्ग निकाल लीजिए जिसमें चौथाई भाग है, और बाकी एक नवमांश हो गया जिसमें आधा और पूर्ण रूप का भी मतांतर है। यानी कुछ लोग मानते हैं कि नवमांश में भी आधा होता है और कुछ मानते हैं कि नवमांश में पूरा प्रभाव होता है, और इसके अलावा जितने वर्ग बचे उसमें आधा ही मानकर चलना है, आधा ही प्रभाव होता है। अब मान लीजिए हमने नवमांश निकाला और नवमांश निकल गया मकर लग्न, तो यहाँ कुंभ, यहाँ मीन, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप ये लग्न कुंडली है, अब आप ग्रह स्थितियों को समझिए। मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति लग्न कुंडली में यहाँ बैठे हैं, नवमांश में उच्च के नहीं हो रहे हैं। अगर नवमांश में भी यहाँ उच्च के हो जाएं तो यहाँ भी उच्च के हैं और यहाँ भी उच्च के हैं, फिर तो कहना ही क्या, ये बृहस्पति बड़ा ही जबरदस्त प्रभाव देंगे। लेकिन कुछ आचार्यों का क्या मत है कि यदि यहाँ ये बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं तो ये उच्च अवस्था में जितना प्रभाव लग्न कुंडली में बैठ कर देंगे उससे आधा प्रभाव नवमांश कुंडली में देंगे। यानी यहाँ ये उच्च हो रहे हैं तो इस बृहस्पति से इस बृहस्पति का प्रभाव हमें आधा समझना चाहिए अपने जीवन में। लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं राशि भाव तुल्यम नवांशस्य फलम, यानी राशि तुल्य जन्म कुंडली के तरह ही नवमांश का भी प्रभाव समझना चाहिए। अब यहाँ ये समझिए कि जन्म कुंडली में बृहस्पति उच्च के नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर बैठे हैं बृहस्पति 1 नंबर की राशि में और नवमांश में ये उच्च के होकर बैठे हैं, तो कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि यहाँ जो बृहस्पति है इस बृहस्पति का भी प्रभाव हमें 100% ही नोट करना चाहिए, आधा नहीं होता है। राशि भाव तुल्यम नवांशस्य फलम, यानी जन्म कुंडली में जिस प्रकार से उच्च का बृहस्पति प्रभाव देता है वैसा ही नवमांश कुंडली में भी उच्च का बृहस्पति है तो जीवन में प्रभाव मिलेगा। यही उनका मतों में अंतर है।
बाकी बहुत सारे आचार्य मानते हैं क्षेत्रेषु पूर्णमुदितं फलम। यदि जन्म कुंडली में ग्रह उच्च का है तो उच्च का ही प्रभाव जो मिलेगा वो पूर्ण रूप से मिलेगा। वही उच्च की अवस्था यदि नवांश कुंडली में बन जाए तो यह भी नवांश कुंडली एक अन्य वर्ग है, और अन्य वर्ग में जो ग्रह स्थितियां बनती हैं उसका प्रभाव हमें आधा ही मिलता है। यानी जन्म कुंडली में जितना मिलेगा उससे आधा ही अन्य वर्गों में मिलता है। अब नौमांस कुंडली का एक और बड़ा महत्व है, इससे दाम्पत्य जीवन और ग्रह बल का विचार होता है। नौमांस कुंडली हमारा दाम्पत्य जीवन का कुंडली होता है, और साथ ही साथ इस कुंडली से हम ग्रह बल भी देखते हैं। तो ऐसा भी माना जाता है कि यदि लग्न कुंडली में कोई ग्रह कमजोर अवस्था में है और उसकी स्थिति नौमांस कुंडली में थोड़ी सुधर रही है तो उस ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन पर थोड़ा अच्छा ही मिलता है। और नौमांस कुंडली को देखकर ही यह तय होता है कि ग्रह वर्गोत्तम है कि नहीं। वर्गोत्तम अवस्था के लिए हमें जन्म कुंडली का नौमांस चार्ट यानी नौमांस वर्ग ही देखना होता है। तो आइए यहाँ मैं आपको वर्गोत्तम अवस्था भी बता दूं। वर्गोत्तम का सबसे पहले आप सूत्र नोट करिए। वर्गोत्तम का सूत्र है वर्गोत्तमो निज निजे भवने नवांसः। यहां मैं लिख रहा हूं वर्गोत्तमो, वर्गोत्तमो निज निजे भवने नवांसः। ये आप सूत्र याद रखिए। कहा वर्गोत्तमो निज निजे भवने नवांसः, यानी नवांश कुंडली में कोई ग्रह निज निजे भवने, यहाँ निज निजे का मतलब हो गया एक निज है जन्म कुंडली के लिए और एक है नवांश कुंडली के लिए। यानी कोई ग्रह जन्म कुंडली में जिस राशि में है, निज भवन में है, यदि उसी भवन में नौमांश कुंडली में दिखाई पड़े तो उस ग्रह को वर्गोत्तम समझना चाहिए, वर्गोत्तम होता है। अब यहाँ निज भवन से मतलब केवल राशि से है, भाव से नहीं। इसको भी मैं आज आपको उदाहरण से बताऊंगा। सूत्र आप समझ लीजिए कि वर्गोत्तम कब होता है। जैसे मान लीजिए बृहस्पति यहाँ दिख रहे हैं मेष राशि में, तो यदि नौमांश कुंडली में भी बृहस्पति मेष राशि में बैठे हो तो ये बृहस्पति वर्गोत्तम हो जाएंगे। और वर्गोत्तम का प्रभाव क्या होगा अभी मैं आपको बताऊं। तो वर्गोत्तम के लिए आपको क्या देखना है, जन्म कुंडली और नवांश कुंडली। और निज निजे भवने का मतलब हो गया जन्म कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में बैठा है ठीक उसी राशि में यदि नौमांश कुंडली में बैठ जाता है तो वह वर्गोत्तम हो जाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ नौमांश से कुंडली बनाया था, यानी जन्म कुंडली का एक अन्य वर्ग, और इसका लग्न आया था मकर। तो यहाँ कुंभ, मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बृहस्पति यहाँ आपने देखा कि लग्न कुंडली में 1 नंबर की राशि में है, और जब आपने नवांश कुंडली बनाया और देखा कि बृहस्पति भी 1 नंबर की राशि में यहाँ बैठे हैं, तो ये बृहस्पति वर्गोत्तम हो जाएंगे कुंडली में। और वर्गोत्तम का प्रभाव कैसा होता है, तो जब ग्रह वर्गोत्तम होता है तो इसका प्रभाव समझना चाहिए उच्च के बराबर, उच्चवत। यानी जन्म कुंडली में बृहस्पति कर्क राशि में बैठकर जिस प्रकार से प्रभाव देंगे वैसा ही प्रभाव वर्गोत्तम होने पर बृहस्पति का होगा। अब आपको राशि ही देखना है, क्योंकि देखिए यहाँ लग्न में बृहस्पति 10th भाव में है, लेकिन नौमांश कुंडली में बृहस्पति 4th भाव में है। तो आपको भाव नहीं केवल राशि देखना है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं मंगल आपके कुंडली में 7 नंबर की राशि में है। भाव कौन सा है, चौथा। तो भाव से मतलब नहीं है, राशि से मतलब है। मंगल यहाँ 7 नंबर की राशि में है, और यही मंगल यदि नौमांश कुंडली में भी 7 नंबर की राशि में बैठ जाए तो ये मंगल उच्च के हो जाएंगे। और इस मंगल का प्रभाव कैसा होगा, तो मंगल जन्म कुंडली में मकर राशि में बैठकर जिस प्रकार का प्रभाव देते हैं उच्च के जैसा, वैसा प्रभाव यहाँ वर्गोत्तम होने पर इस ग्रह का हो जाएगा। यानी मंगल उच्च के तो नहीं है कुंडली में, लेकिन वर्गोत्तम होने के कारण इन मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में जैसे मकर राशि के मंगल का प्रभाव हम समझते हैं वैसा समझना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का यह क्लास आपके समझ में आया होगा। ग्रह वर्गोत्तम कब होता है, नौमांश कुंडली का क्या महत्व है, और जन्म कुंडली में ग्रहों का प्रभाव और अन्य वर्गों में ग्रहों का प्रभाव कितना होता है, यह आप अब सरल तरीके से आसानी से निकाल लेंगे। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बावजूद इसके यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।